So dear students, once again welcome back to our course of JEE Mains क्रैश कोर्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्रैश कोर्स की कहानी। So this is all about me। तो बच्चों आज हमारा जो है ये है थ्योरी रिवीजन सेशन 3 TRS 03 और इसका जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है बच्चों मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। तो ये बेटा जो बात कर रहे हैं हम लोग जेई मेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको जेई मेन के अंदर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से कितने क्वेश्चंस आते हैं? रिसेंट ईयर जैसे कि 2020 के अंदर एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट्स में होना स्टार्ट हो गया था, तो जेई मेन के अंदर हर साल यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं। जनरली एक क्वेश्चन मैट्रिसेस से आता है और एक क्वेश्चन डिटरमिनेंट से आता है। मतलब और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है बिकॉज 25 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है काफी इंपॉर्टेंट है और साथ में इजी भी आते हैं। ऐसा नहीं होता कि इसके क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, लिटिल बिट कभी कभी कैलकुलेशन होती है क्वेश्चंस में, लेकिन क्वेश्चन को करना आसान होता है। तो ये जो चैप्टर है इसको हमें स्ट्रॉन्ग बना करके रखना चाहिए। यहाँ से शॉर्ट हमें मैथ्स के अंदर 8 नंबर पक्का से मिलने वाले हैं। ठीक है, इसका कंप्लीट रिवीजन हमें रखना चाहिए। तो इसी के बारे में हम लोग बात करते थे कि मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के अंदर सबसे पहली बात क्या आती है कि मैट्रिक्स क्या होती है। सभी बच्चों को पता है कि व्हाट इज ए मैट्रिक्स। कि मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द डेटा। मैट्रिक्स के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आती थी वो आती थी ऑर्डर। ऑर्डर होता था m क्रॉस n, मतलब m रोज होती हैं और n कॉलम्स होते हैं। तो जनरल जो मैट्रिक्स होती है बच्चों इस तरीके की दिखाई देती है, दिखती है नहीं दिखती इस तरीके की मैट्रिक्स। तो AIJ जो होता है इसका ये जनरल एलिमेंट होता है। AIJ इज द जनरल एलिमेंट होता है। AIJ इज द जनरल एलिमेंट। AIJ का मीनिंग क्या होगा बच्चों? AIJ का मीनिंग होगा ith रो एंड jth कॉलम का एलिमेंट। ith रो और jth कॉलम का जो एलिमेंट होता है उसको हम बोलते हैं बच्चों AIJ। ठीक है, तो AIJ डिनोट द एलिमेंट ऑफ द ith रो। तो ये जो मैट्रिक्स होती है इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? AIJ m क्रॉस n से हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। अब बात आती है कुछ यहाँ पर कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स आए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना जिनके लिए i इक्वल टू j की वैल्यू होती है, a11 a22 आगे जाकर के यहाँ पर ऐसे आएंगे जिनके लिए i इक्वल टू j होता है। इसके लिए i इक्वल टू j नहीं है, ऐसा नहीं कि अपन ये डायगोनल बना दे, नहीं नहीं नहीं, जिनके लिए i इक्वल टू j होता है उनको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स और इनका जो सम होता है उसको बोलते हैं ट्रेस ऑफ ए। यहाँ पर बच्चों एक पीएनसी को लिंक करके क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है जेई मेन के ऊपर, इसी पे फंडामेंटल के ऊपर। कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स आर यूज्ड टू डिनोट द मैट्रिसेस और ऑर्डर को अपन ये बोलते हैं। आई होप सभी लोगों को ये बात क्लियर होगी। तो बच्चों छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है कि एक मैट्रिक्स के अंदर 12 एलिमेंट्स हैं, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। जल्दी से सभी प्यारे बच्चे आंसर देंगे कि एक मैट्रिक्स के अंदर यदि टोटल 12 एलिमेंट्स होते हैं तो इसके क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हैं जो इसके हो सकते हैं। 12 6 कैसे करेंगे हम लोग? तो इसको करने का देखो बेटा सिंपल सा तरीका है कि हम ऑर्डर निकालें 1 क्रॉस 12, 2 क्रॉस 6, 3 क्रॉस 4, इनके रिवर्स 4 क्रॉस 3, 6 क्रॉस 2 और 12 क्रॉस 1। तो हाउ मेनी मैट्रिसेस आर पॉसिबल? पहले पार्ट का तो आंसर आ गया 6। तो यहां पर कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल है बेटा? हाउ मेनी मैट्रिसेस आर पॉसिबल? 6 ऑर्डर्स पॉसिबल है, तो मैट्रिसेस कितनी पॉसिबल है? मान लेते हैं कि ये जो 12 एलिमेंट्स थे ये सभी के सभी एलिमेंट डिस्टिंक्ट है। 12 एलिमेंट कैसे हैं बच्चों? डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। तो बताइए कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल होंगी? जो भी ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उसके अंदर ये 12 एलिमेंट्स होंगे कहीं पर भी। उन 12 एलिमेंट्स का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो अलग अलग तरीकों से अरेंजमेंट करेंगे तो अलग अलग मैट्रिक्स मिलती जाएगी। तो 6 into 12 फैक्टोरियल विल बी माय आंसर, यस और नो? 6 into 12 फैक्टोरियल विल बी माय आंसर कि 12 पोजीशन पर उन 12 एलिमेंट्स को अरेंज कर देंगे हम, तो 12 फैक्टोरियल आ जाएगा मेरे पास।
अब यदि मैं बोलूं कि यदि मेरे पास मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट इतने होते तो हाउ मेनी ऑर्डर्स आर पॉसिबल, मतलब कुल मिला के बात क्या थी कि यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम होते हैं तब तो मैं प्रॉब्लम को इजीली मैं लिख करके कैलकुलेट कर सकता हूं, क्या मैं 12,400 के ऑर्डर्स निकाल पाऊंगा। तो इसके लिए बच्चों क्या होता है कि जो भी कैलकुलेशन होती है, ऑर्डर्स जो होते हैं ना वो नंबर ऑफ डिवाइसेस के इक्वल होते हैं। जैसे ये नंबर था 12, इस नंबर 12 को मैं लिख सकता था 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1। एक कॉन्सेप्ट होता है बच्चों नंबर ऑफ डिवाइसेस का, यदि किसी बच्चे को नहीं आता है तो पीएनसी की जो प्लेलिस्ट है हमारी उसके अंदर से वो देख सकता है कि नंबर ऑफ डिवाइसेस के ऊपर एक लेक्चर है। यहाँ पर ये जो पावर होती है इसमें +1 करके मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 2 + 1 इंटू 1 + 1, तो इसके 6 डिवाइजर्स है। तो उतने ही ऑर्डर पॉसिबल होते हैं जितने उस नंबर के डिवाइजर्स होते हैं। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है कि यदि 12400 एलिमेंट्स हैं तो इसके कितने डिवाइजर्स पॉसिबल होंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसके प्राइम फैक्टर कर लिए। प्राइम फैक्टर किए तो क्या आया, 2 टू द पावर 4, 5 स्क्वायर इंटू 31 की पावर 1। तो इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हो गए बेटा, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, डिवाइजर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये जो पावर होती है इसमें +1 कर दो 5, इस पावर में +1 कर दो इंटू 3 इंटू 2, चेक करो बेटा यही आ रहा है क्या। तो ये मेरे पास कितना आ गया 20, तो इस नंबर के जो डिवाइजर्स आए वो कितने आ गए, 20 डिवाइजर्स आ गए, सॉरी 30। तो 30 ऑर्डर्स आर पॉसिबल फॉर दिस मैट्रिक्स, 30 ऑर्डर पॉसिबल होंगे। सभी लोगों को ये कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई कि कितने ऑर्डर्स पॉसिबल हो सकते हैं, ये वाली प्रॉब्लम आ सकती है, चांसेस है। तो हमें क्या करना है, यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा हो तो हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हमें नंबर ऑफ डिवाइजर से जाना है। और नंबर ऑफ डिवाइजर्स के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले उसको प्राइम फैक्टर में रिजोल्व करेंगे और उसकी पावर्स के साथ ऐसे सोल्व कर सकते हैं। बेटा कुछ क्वेश्चन जैसे कि मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन के आते हैं, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन इज वेरी इजी, ठीक है। अब हम बात करें कि जैसे कोई क्वेश्चन के अंदर ट्रेस पूछ लिया जाए आपसे, क्या पूछ लिया जाए बेटा, ट्रेस की, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा। तो ट्रेस इज द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट कितना आ गया बेटा, बताओ इस क्वेश्चन का ट्रेस कितना है, 9। लेकिन यदि ये आ जाता, ये मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 4 का, तो ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 4 का, तो इसमें ट्रेस क्या होगा 3 1 2, ये होंगे डायगोनल एलिमेंट है ना, 3 1 2 ये वाले डायगोनल एलिमेंट हो। चमका कि नहीं चमका, ये थोड़ा सा मैट्रिक्स पास लिख दिया एलिमेंट मैंने, 3 0 2 4 है ना, ये अलग अलग एलिमेंट्स है। तो 3 1 2 ये है डायगोनल एलिमेंट्स, तो ट्रेस जो होगा इस वाले केस में वो होगा 3 1 2, 3 1 2 मतलब 6। ये बात क्लियर हुई ना। तो कई बार क्या होता है, ट्रेस जो होता है ना वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि सर इसमें तो डायगोनल के अंदर क्या 8 भी आएगा क्या, यदि ये m क्रॉस n की हुई तो मतलब स्क्वायर नहीं है ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, इस वजह से दिक्कत होती है। बेटा बात आती है टाइप ऑफ द मैट्रिसेस, तो जल्दी जल्दी हम रिवाइज करते हैं। रो मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, एक रो होती है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स के अंदर एक कॉलम होता है, रो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर आती है जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे जीरो होते हैं। अब उसके ऑर्डर की कोई बात नहीं है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, उसका 2 क्रॉस 3 हो सकता है, 3 क्रॉस 3 हो सकता है, 5 क्रॉस 7 हो सकता है। स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से क्लियर है, जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में बच्चों ध्यान रखना है, इसको अपन इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ Aij n, मतलब यहाँ पर आपको n क्रॉस n ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। यदि आप सिंपल n लिख दिया मतलब वो है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ऐसे रीड आउट भी करते हैं हम। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 मतलब Aij के बाहर नीचे 3 लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज द डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से समझना। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है कि Aij की जो वैल्यू होती है ना वो नॉन जीरो होती है यदि i का वैल्यू j के इक्वल नहीं है, मतलब डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी के सारे एलिमेंट जीरो हैं। देखो ये डायगोनल एलिमेंट। अब इसमें ऐसा थोड़ी ना कि डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं हो सकते, डायगोनल कैन बी आल्सो जीरो। भाई डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे जीरो होना आवश्यक है, जरूरी है, उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स जो होती है वो सब टाइप होती है स्क्वायर मैट्रिक्स का, मतलब ये जनरल मैट्रिक्स के लिए डिफाइन नहीं है, स्क्वायर के लिए डिफाइन है।
तो इसको क्या होता है, इसका अलग से रिप्रेजेंटेशन भी होता है कि अपन डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हैं। जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल एक डायगोनल मैट्रिक्स है 1 2 1, मतलब ये मैट्रिक्स ये वाली है बच्चों 1 0 0 0 2 1 एंड 0 0 1, ये वाली डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स को लिखने का अपना एक तरीका होता है, आसान से फॉर्मेट में अपन डायगोनल मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। अब कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स में खतरनाक क्वेश्चन बन जाता है। वो खतरनाक क्वेश्चन कैसे बनेगा अभी अपन बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज द स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स जो होती है वो भी मेरी डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है, लेकिन उसके अंदर जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सब इक्वल होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है, लेकिन उसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो जाते हैं, उसको हम बोल देते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो स्केलर मैट्रिक्स होती है, लेकिन उसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 1 हो जाते हैं, वो इक्वल की जगह क्या हो जाते हैं 1 हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे I2 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, I3 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक। इसके बाद बच्चों टर्मिनोलॉजी आती है अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या कहती है, जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो क्या कहती है कि ये जो मेन डायगोनल होता है ना, ये मेन डायगोनल, इसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो, उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर। और मेन डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो, तो उसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब नीचे वाले ट्रायंगल में एलिमेंट लाई कर रहे हैं और उसमें क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले में लाई कर रहे हैं। समझिए, अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, जो मेन डायगोनल के नीचे के जितने भी एलिमेंट है वो सब जीरो, और अपर ट्रायंगुलर में मेन डायगोनल के ऊपर के जीरो, ताकि नीचे एलिमेंट हो। नाम से क्लियर हो गया होगा, कैसे याद रखेंगे, ठीक है। अब बच्चों बात आती है कंपेरेबल मैट्रिसेस की। दो मैट्रिसेस को कंपेरेबल कब बोला जाता है, दो मैट्रिसेस को कंपेरेबल तभी बोला जाता है यदि उनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। जैसे ये मैट्रिक्स है AIJ M क्रॉस N, BIJ P क्रॉस Q, इनको कंपेरेबल हम तभी बोलेंगे जब M का वैल्यू P के इक्वल और N का वैल्यू Q के इक्वल हो, अदरवाइज इनको कंपेरेबल हम नहीं बोल सकते, ठीक। क्या कंपेरेबल और इक्वल मैट्रिसेस एक ही बात है, आंसर दीजिए सभी प्यारे बच्चे यस और नो के अंदर कि क्या कंपेरेबल और इक्वल मैट्रिसेस एक ही बात होती है क्या, नहीं होती है। क्यों, कंपेरेबल में क्या होता है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। कंपेरेबल में क्या होता है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। कंपेरेबल मैट्रिसेस के अंदर ऑर्डर मस्ट बी द सेम। कंपेरेबल मैट्रिसेस के अंदर ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। लेकिन इक्वल मैट्रिसेस की कहानी अलग होती है। इक्वल मैट्रिसेस में क्या होता है बेटा, उनके सारे के सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। मतलब मैट्रिसेस को कंपेरेबल तो होना ही होना चाहिए, साथ में उनके हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए, तब उनको बोलते हैं हम इक्वल मैट्रिसेस। जैसे बेटा कुछ सिंपल क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन अपन ये करके देख लेते हैं पहले वाला, कि ये कंपेयर इक्वल मैट्रिसेस है, तो हमें पता है कि x माइनस वाई का वैल्यू -1 के इक्वल होगा, z का वैल्यू 4 के इक्वल होगा, 2x माइनस वाई 0 होगा और w 5 होगा। तो z 4 आ गया, w 5 आ गया। इन दोनों रिलेशन को कंपेयर करके मैं xy निकाल लूंगा। सभी बच्चे चेक करके देखो ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहला क्वेश्चन करना है, सेकंड नहीं करना है। क्लियर है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू कंपेयर करके अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये बहुत ही अल्ट्रा इजी क्वेश्चन है। चलो आपकी प्रैक्टिस के लिए ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। चलो इस क्वेश्चन को सभी बच्चे ट्राई करें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो बेटा दिव्यांश। हम जल्दबाजी के अंदर हमेशा क्वेश्चन का आंसर देते हैं। क्वेश्चन को बड़े आसानी से पढ़ो, ध्यान से पढ़िए। देखो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने से क्या आ रहा है, साइन थीटा की वैल्यू √3/2 एंड
cos थीटा की वैल्यू -12 होगी। दोनों के बीच में एंड आएगा, ऐसा नहीं कि हम केवल इसको कर दें और इसको कर दें। ठीक है, अब बच्चों मुझे बताओ sin थीटा इक्वल टू √3/2, ये तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और cos थीटा इक्वल टू -1/2, ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है? ये सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यदि मैं ओवरऑल वैसे एनालाइज करूं तो मेरे को 0 से 2 पाई के बीच में तो 2π/3, ये वाला जो एंगल है 2π/3 sin 120 √3/2 होता है, ये 120 डिग्री वाला, ये मेरा आंसर आ रहा है। क्या 0 से 2 पाई के अंदर और कोई वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि साइन थीटा पॉजिटिव और कॉस थीटा नेगेटिव दोनों साइमल्टेनियसली सेकंड क्वाड्रेंट में ही हो सकते हैं। तो 0 से 2 पाई में तो यही होगा। यदि मैं इसके जनरल सॉल्यूशन की बात करता, देखो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट लेवल का जो क्वेश्चन बनता है वो आपसे पूछता है कि 0 से 2 पाई के बीच में इसको कौन सा थीटा सेटिस्फाई कर रहा है, ये आंसर आ गया। ये बन गया फर्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन के ऊपर कई प्रकार से क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है जेई के अंदर, उसकी बात कर रहे हैं। ऑप्शन में आपको जनरल सॉल्यूशन दे देता, तो जनरल सॉल्यूशन में लोग करते हैं यार इसका सॉल्यूशन निकालते और रैंडम निकालते। अब यहाँ से सोचो, फिर से वैल्यू क्या करेगी, 2 पाई के बाद रिपीट करेगी, तो 2 पाई के बाद रिपीट करेगी तो 2n पाई प्लस 2π/3, दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो बेटा 0 से 2 पाई के बीच में एक सॉल्यूशन आ रहा है, तो क्या हमें तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे इस इंटरवल में? भाई ये जो गिवन रिलेशन था इसको कितने थीटा सेटिस्फाई कर रहे हैं, कितने थीटा होंगे, नंबर ऑफ थीटास। तो 0 से 2 पाई में एक है, तो 0 से लेकर के 98 पाई तक कितने सॉल्यूशन हो गए, 49, और 98 पाई यहां होगा और 99 पाई यहां होगा, तो उसके बाद वाला सॉल्यूशन भी यही होगा कि नहीं होगा? होगा। और एक और आ गया, ये कहां पर आया, 98 पाई से 99 पाई के बीच में, तो टोटल सॉल्यूशंस कितने हो गए बच्चों, 50 हो गए ना। तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 50। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने में कई तकलीफें होती हैं। कई बार हम क्या गड़बड़ कर देते हैं, हम 0 से 100 में ले लेते हैं कि चलो 100 होंगे बेटा, मैं 0 से पाई में बोल देता हूँ, मैं 0 से पाई में एक सॉल्यूशन है तो फिर 99 सॉल्यूशंस होंगे। तो जनरली बच्चे इसके 99 आंसर देते हैं, और कुछ लोग 49 देते थे कि सर 0 से 2 पाई, हर 2 पाई में एक है, तो 0 से 98 पाई में 49 टाइम्स 2 होंगे, मतलब 49 टाइम 2 पाई के इंटरवल बनेंगे, तो हर 2 पाई इंटरवल में एक है और आगे तो 2 पाई का इंटरवल बन ही नहीं रहा। तो हमें समझना है कि लास्ट वाला जो पाई इंटरवल है उसी के अंदर सॉल्यूशन आ रहा है। तो सभी बच्चों को ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई कि टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो आने वाले हैं वो 50 होंगे। क्लियर और नॉट? चमक गया कि नहीं चमका? ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वाले, इनको बच्चों आपको ध्यान रखना है। मतलब इस टाइप के ऊपर फ्रेमिंग हो सकती है, हम चाहे कितना भी पढ़ ले, लेकिन ये बेसिक चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो एग्जाम के अंदर नंबर नहीं आएंगे। बेटा नेक्स्ट आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर। स्केलर से मल्टीप्लिकेशन के क्या तात्पर्य है बच्चों? इसका मीनिंग ये है कि जो भी स्केलर क्वांटिटी है उसको आप मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, उसको हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब बात आती है बच्चों एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं हम, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। दो मैट्रिसेस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब उनके ऑर्डर्स, मतलब वो मैट्रिसेस कंपेरेबल हो। अब कंपेरेबल तो हो गई, तो उनका एडिशन कैसे होगा? उनका एडिशन बड़ी सिंपल सी बात है, उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ना, जैसे एक मैट्रिक्स थी Aij m क्रॉस n, एक मैट्रिक्स थी Bij m क्रॉस n, तो जो उनका जो एडिशन के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी Cij m क्रॉस n, तो जो Cij होगा वो Aij और Bij का सम हो जाएगा। मतलब हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दो,
तो उसको बोलते हैं एडिशन, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो, उसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिसेस। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन विल एग्जिस्ट ओनली इफ मैट्रिसेस ऑर्डर्स आर सेम। फिर बात आती है बच्चों की एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। वो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि ए और बी यदि किसी सेट ऑफ मैट्रिसेस में है तो उनका एडिशन भी सेट में बिलोंग करना करेगा। एडिशन जो होता है कम्यूटेटिव होता है, ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो। एसोसिएटिव होता है। जीरो जो होता है उसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है बेटा, कि मैं मैट्रिक्स के अंदर क्या ऐड करूं कि वो मैट्रिक्स इटसेल्फ रहे, उसको बोलते हैं मैं एडिटिव आइडेंटिटी। और माइनस ए जो होता है वो एडिटिव इनवर्स होता है, कि मैट्रिक्स के अंदर मैं क्या ऐड करूं कि वो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो एडिटिव आइडेंटिटी जीरो थी तो माइनस ए ऐड करूं। लैम्डा स्केलर है तो अंदर चला जाएगा अलग अलग, लैम्डा ए लिखो या ए लैम्डा लिखो, लैम्डा स्केलर है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इस तरीके से। ये सारी प्रॉपर्टीज बेसिक प्रॉपर्टीज है इनकी। बेटा इसके ऊपर एक बेसिक क्वेश्चन ये बनता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, जैसे 2x माइनस वाई मैट्रिक्स दे दी और 2y प्लस एक्स मैट्रिक्स दे दी और पूछा जाए कि x मैट्रिक्स और y मैट्रिक्स निकालो, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से y का या x का कोफिशिएंट सेम कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का 2y आ गया, अब इसको ऐड कर दिया, फिर 5x आ गया तो x आ गया, इस प्रकार से y भी आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस की। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन जो होता है ना मैट्रिक्स का, ये अपने आप में खतरनाक चीज होती है। तो मल्टीप्लिकेशन जो होता है ना दो मैट्रिसेस के बीच में होता है, ये बोलते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स और ये बोलते हैं सेकंड मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन के केस में जो मैट्रिसेस होती हैं उनका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पहली मैट्रिक्स कौन सी और दूसरी मैट्रिक्स कौन सी, क्योंकि कई बार ए इंटू बी का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है और बी इंटू ए का प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बेटा देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की एक सिंपल सी रिक्वायरमेंट है कि जो पहली मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज सेम होनी चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज यदि इक्वल होंगे तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। जैसे बच्चों ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 और ये मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 4, तो बच्चों ए इंटू बी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, जल्दी से बताओ मेरे को इस क्वेश्चन में कि ए इंटू बी एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, फास्ट करेगा क्या, बी इंटू ए करेगा, नहीं बी इंटू ए नहीं करेगा क्योंकि बी के अंदर नंबर ऑफ रोज है, कॉलम्स है 4 और रोज है ये 2, नहीं करेगा। तो अब बात आती है कि ए इंटू बी होता क्या है, सभी बच्चे चेक करके बताओ कि क्या ए इंटू बी यही आ रहा है कुछ और आ रहा है, करेक्शन हो सकता है। ए इंटू बी चेक करके बताओ कि वो यही आएगा क्या। कैसे निकालते हैं ए इंटू बी, इसके जैसे कि ए इंटू बी के अंदर का जो ऑर्डर होगा अब वो ये होगा 2 क्रॉस 4, ये तो डिलीट हो गए नंबर ऑफ रोज, इसके कॉलम और रोज तो इसका फाइनल ऑर्डर आता है 2 क्रॉस 4। इसका जो हर एक एलिमेंट होता है वो कैसे आता है, इसकी रो पकड़ो और इसके कॉलम पकड़ो, उनका डॉट प्रोडक्ट कर दो, डॉट प्रोडक्ट समझते हो ना वेक्टर 3D से, इसकी रो पकड़ो इसके कॉलम पकड़ो और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का डॉट प्रोडक्ट, मतलब 1 इंटू 0 2 इंटू 0 3 इंटू 1 का सम कर दो, तो पहला एलिमेंट आ गया। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करो, सेकंड आ गया। तो जो सी रो पकड़ोगे पहले मैट्रिक्स की और सबके कॉलम से करते जाओगे तो उस रो के कॉलम के एलिमेंट्स आ गए। सेकंड रो पकड़ोगे और कॉलम पकड़ोगे तो सेकंड रो के एलिमेंट आ जाएंगे। तो बच्चों ये प्रोडक्ट चेक करके बताओ क्या ए इंटू बी आपका यही आया, क्या यही आएगा, क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इजीली कर सकते हैं। यदि किसी बच्चे को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है तो उनको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की काफी सारी प्रैक्टिस की जरूरत है, बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रैक्टिस से ही क्लियर होता है बच्चों। तो बात ये आती है कि मैं यदि प्रोडक्ट ए बी की बात करता हूं तो प्रोडक्ट ए बी तभी डिफाइन होता है जब ए के नंबर ऑफ कॉलम्स और बी के नंबर ऑफ रोज सेम होते हैं। ए को हम बोलते हैं प्री मल्टीप्लायर ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड एज पोस्ट मल्टीप्लायर। ए बी इज डिफाइंड then BA is defined, नहीं AB is defined then it does not implies that BA is defined, है ना। AB यदि B डिफाइंड है तो BA डिफाइन होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, ये ध्यान रखने का, थोड़ा सा गलत लिखा, छोड़ दो उसको। इन जनरल AB is not equal to BA even when both the products are defined, ठीक है। A into B into C, अपन इसको
एसोसिएशन कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में, लेकिन ये तभी जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रहे हो। अब बात आती है बेटा कुछ मल्टीप्लिकेशन की, जो भी हम बात कर रहे थे कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये ऐसा हो सकता है। यहाँ पर बेटा मल्टीप्लिकेशन के केस में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आती है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि मैं मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मैट्रिक्स सेम आए, तो वो होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब आती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कि मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो आई थी, तो आप एक ऐसी मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करो, तो ये जो होती है ना बी, इसको बोला जाता है ए इनवर्स, मतलब ए इंटू ए इनवर्स। तो मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो उसकी प्रॉपर्टी भी यही होती है कि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई एन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं इसको। स्केलर है तो वो अंदर बाहर कहीं पर भी जा सकता है। अब यहां पर ध्यान देना, मैट्रिक्स के केस में मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ए यहाँ है तो ये बनेगा ए बी प्लस ए सी, और जैसे सी बाहर है तो ये बनेगा ए सी प्लस बी सी, ना कि सी ए, ठीक है ना, सी ए नहीं बनेगा यहाँ पर ए सी की जगह। तो ए सी ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का हमें ध्यान रखना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केसेस में। बच्चों यहां पर देखिए आप, ये तो सिंपल सी बात है। पहला पॉइंट तो स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए जैसे ए स्क्वायर को अपन ए क्यूब को ए ट्रिपल ए ऐसा लिख सकते हैं। चलो बच्चों जरा सा एक पॉज ले लिया जाए, 1 मिनट का। पॉज का मतलब ये हुआ कि आप लोग मुझे ए बी और बी ए की वैल्यू बता दो, जरा मैं चेक कर लूं कि सभी बच्चों को आंसर आ रहे नहीं आ रहे। कैलकुलेट करो, फिर अपन आंसर क्रॉस चेक करेंगे। हो गया या नहीं हुआ? चेक करो बेटा, a इंटू बी आ रहा है और b इंटू ए आ रहा है। आंसर चेक कर लो, आपको आंसर टाइप करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। a इंटू बी और b इंटू ए ये आए कि नहीं आए, क्रॉस चेक कीजिए। जस्ट केवल क्वेश्चन इसलिए किया है कि हमें मल्टीप्लिकेशन आता है या नहीं आता, दैट्स इट। फटाफट से स्पीड से करना है हमें। स्पीड का मतलब ये हुआ कि हमारा जो आंसर है वो लगभग यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन का आंसर मेरा 30 सेकंड के अंदर आ जाना चाहिए, ठीक है बेटा। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि अपन मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालेंगे। ये आसान लेवल के क्वेश्चन होते हैं, अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। चलो इस वाले क्वेश्चन का आंसर दें, अगले क्वेश्चन का आंसर दें। ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, सी इक्वल टू ए इंटू बी है, तो आप C32 निकालिए, ठीक है बेटा। हमने यहाँ पे सेशन के अंदर काफी सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर लिए हैं, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चंस है आप चाहें तो उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारी जो ऐप है उसके अंदर आपको इनकी पीडीएफ भी मिलती है लेक्चर्स की, तो वहां पे पीडीएफ में जाकर के आप प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं क्वेश्चंस की। हम सारे क्वेश्चन सेशन के अंदर डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि ये रिवीजन का फास्ट ट्रैक मोड है। C32 क्या होगा, तो A इंटू बी है, तो C32 मतलब क्या हुआ, पहली मैट्रिक्स का थर्ड रो और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम। थर्ड रो सेकंड कॉलम से जब मल्टीप्लाई होगी तब आपको C32 आएगा। इसमें मतलब आपको सारे एलिमेंट निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो -1 -2 +3 आंसर इज 0। काफी सारे बच्चों ने इसको बिल्कुल सही आंसर दिया है एक्सेप्ट वन स्टूडेंट, तो ही शुड improve the multiplication skills।
आंसर इज 0। अब जैसे कि बेटा कई बार क्वेश्चन इस प्रकार का आ जाता है कि मेरे को ए बी बराबर बी दिया हुआ है और बी ए बराबर ए दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू बी के इक्वल है और बी ए का वैल्यू ए के इक्वल है। तो मुझे ये प्रूव करना होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ए प्लस बी के इक्वल होगी। मतलब आप क्या है कि जब आपको ए बी इक्वल टू बी दिया है एंड बी ए इक्वल टू ए दिया है ना, तो अपन ये रिजल्ट चाहे तो याद भी रख सकते हैं कि ए स्क्वायर का वैल्यू ए के इक्वल होता है और बी स्क्वायर का वैल्यू बी के इक्वल होता है। ये कैसे निकालते हैं बेटा हम लोग, यहाँ पर देखो आप बी से प्री मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, बी से प्री मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो बी ए बना ना, बी ए की जगह रख दो ए, तो ये बन गया ए बी इक्वल टू बी स्क्वायर। अब जो ए बी है उसकी वैल्यू तो कितनी थी बी, तो बी इक्वल टू बी स्क्वायर, सिमिलरली ए इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया। अब कोई आपसे पूछे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, अब a माइनस बी के होल स्क्वायर में अपन डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना कि अच्छा a स्क्वायर माइनस 2ab, मैट्रिक्स के केस में डायरेक्ट जो पॉलिनोमियल्स के जो फॉर्मूले होते हैं ना, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी की होल पावर 4, वो फॉर्मूले एप्लीकेबल नहीं होते हैं बच्चों। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ से देखो मल्टीप्लीकेशन किया तो ए बी और बी इक्वल है, नहीं इक्वल थोड़ी ए बी और बी ए, वो बी ए के इक्वल है और ए बी बी के इक्वल है। तो आंसर चेक करो तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन जेईई मेन के अंदर बेटा पूछा जा चुका है पहले। सभी बच्चों को यहां तक की कहानी क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है। ठीक है, अब बेटा जिसकी मैं पहले एक बार बीच में बोल रहा था मैंने, डायगोनल मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट होती है। तो डायगोनल मैट्रिक्स के केस में क्या होता है आप ये समझिए, ए मैट्रिक्स ये है और बी मैट्रिक्स ये है, ठीक है, ये दो मैट्रिक्सेस है। अब यदि आपको ए स्क्वायर बी कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, ए स्क्वायर बी, तो डायगोनल मैट्रिक्स के केस में क्या होता है कि आपका जो ए स्क्वायर होता है ना, वो सिंपली इन डायगोनल एलिमेंट का स्क्वायर कर दो। जैसे ए स्क्वायर जो आएगा ना, वो आएगा 4, 1 और 9। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स के केस में आपको अलग से काम करने की जरूरत नहीं है। जैसे ए की पावर एन निकालना है तो ए की पावर एन सिंपली डायगोनल एलिमेंट की पावर एन कर दो। जैसे मैट्रिक्स बी है तो ए इंटू बी निकालना है तो इनके आप मल्टीप्लाई कर दो। तो बताइए बेटा इस क्वेश्चन के अंदर ए स्क्वायर बी का वैल्यू क्या होगा, चेक करो कि क्या मेरी ए स्क्वायर इंटू बी का वैल्यू ये आ रहा है क्या, चेक करो, ए स्क्वायर ये आ गया इंटू बी, मतलब बी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब अपन डायगोनल, कई बार क्या होता है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करेगा, आपको मैट्रिक्स तो इसी फॉर्मेट में देगा, वो आपको मैट्रिसेस तो इन्हीं फॉर्मेट में देगा, लेकिन आपको काम इस तरीके से करना होगा उस केस में। ठीक है बेटा, यहाँ पर एक पीएनसी से बेस्ड क्वेश्चन बन सकता, सॉरी सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन बन सकता है कि इफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स आर, यहाँ से सुनना, ये वाला क्वेश्चन करना है हमें। ये वाला क्वेश्चन तो अपनी एनसीईआरटी के अंदर भी आप लोगों ने कर चुके होंगे। इफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स आर 3, 7, 13, 21, 111, तो इसका ऑर्डर क्या होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स जो होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, पहली बात तो मतलब ये जो है इसका, इस सीक्वेंस का ये nth एलिमेंट है, तो इस सीक्वेंस की मैं जनरल टर्म निकाल लूं क्या आएगी। तो बच्चा जनरल टर्म निकालने का क्या मेथड होता है याद करो, मेथड ऑफ डिफरेंस से निकालते हैं। सेकंड लेवल पर यदि डिफरेंस कांस्टेंट आता है, यदि किसी को ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो सीक्वेंस एंड सीरीज के लेक्चर से देख लो, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है जनरल टर्म निकालने का, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 2 डिग्री का होता है तो जनरल टर्म निकाली तो ये आई, उसको 111 से कंपेयर कर देंगे तो n की 2 वैल्यू आई, तो n इज इक्वल टू 10, तो ऑर्डर जो आया वो 10 के इक्वल आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ पर फ्रेम किए जा सकते हैं बच्चों। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, आप लोगों को याद भी होगा, दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, तो उसके टोटल 4 पॉसिबिलिटी बनती है कि दोनों मैट्रिसेस 0 हो जाए। पहले मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट यदि नॉन जीरो है तो दूसरी मैट्रिक्स 0 हो जाए, पहली मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट यदि नॉट इक्वल टू 0 है तो सेकंड मैट्रिक्स 0 हो जाए, या फिर दोनों मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट 0। मतलब कुल मिलाकर के
इस केस में हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी इज नॉन सिंगुलर या सिंगुलर, सॉरी सिंगुलर, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी इज सिंगुलर, मतलब ए और बी में से कम एक जो है ना वो तो सिंगुलर होगी ही होगी। सिंगुलर का मतलब क्या हुआ, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो के इक्वल होगी। भाई मैट्रिक्स यदि जीरो है तो उसका डिटर्मिनेंट तो वैसे ही जीरो है, मतलब ए और बी में से कम एक मैट्रिक्स ऐसी होगी जो कि सिंगुलर होगी, ए इंटू बी इक्वल टू जीरो के केस में। ठीक है, ये चार पॉसिबिलिटीज होती हैं। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये बताओ आप तो, ये जो लास्ट वाला केस है ना ये थोड़ा सा कम डाइजेस्ट हो रहा है हमको। लास्ट वाला केस जो है ना वो थोड़ा सा कम डाइजेस्ट हो रहा है कि सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी जीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी जीरो, तो ए इंटू बी जीरो। तो उसके लिए बेटा देखो आपके सामने मैंने एक एग्जांपल पेश किया है, दिख रहा होगा आपको, ए मैट्रिक्स दिख रही है आपको नीचे। ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना है बताइए, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना है, जीरो। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना है, जीरो। ए भी जीरो मैट्रिक्स नहीं थी, बी भी जीरो मैट्रिक्स नहीं थी, ए भी जीरो मैट्रिक्स नहीं थी। बेटा ऐसा हो सकता है कि ए जीरो ना हो और बी जीरो ना हो, मतलब कई बार क्या लगता है कि ए इंटू बी को जीरो होने के लिए ये तीन ही पॉसिबिलिटी होंगी, ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं होगी, इसके अंदर ए और बी में से कोई भी जीरो नहीं है। ठीक है, यदि ए और बी दोनों ही जीरो नहीं है लेकिन उनके डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो है, तो देखो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ए इंटू बी का वैल्यू जीरो के इक्वल आ गया। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि ए इंटू बी इक्वल टू जीरो कैन बी पॉसिबल इवन इफ both none of them is a zero matrix but their determinant value is zero। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या बच्चों, किसी को डाउट इसके अंदर? ठीक है, कोई डाउट है क्या अतुल? जैसे बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं कि ये ए मैट्रिक्स है तो इस प्रकार का एक रिलेशन प्रूव करो। वैसे तो ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है लेकिन हमारे काम क्या आएगा ये, हम इस तरीके से जाते हैं क्या? नहीं। कैसे? हम लोगों को यहाँ काम क्या आता है कि यहाँ से अपन हर एक मैट्रिक्स के लिए इस प्रकार की एक यूनिक इक्वेशन एग्जिस्ट करती है, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। उसको कैसे निकालते हैं वो भी मैं लिखवा देता हूँ कि हर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई की वैल्यू जीरो होती है। जैसे ये जो मैट्रिक्स है ए, इसके लिए आप ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट जीरो करोगे तो लेमडा के अंदर एक क्यूबिक इक्वेशन आएगी और वो इक्वेशन ये होती है ए क्यूब माइनस 23 लेमडा माइनस 40 इक्वल टू जीरो। अब इसमें लेमडा इक्वल टू ए सेटिस्फाई करता है, इसको हम बोलते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो ये इक्वेशन आ जाती है। तो ये निकालने के लिए क्यों जरूरी है, ये निकालना इसलिए जरूरी होती है कि इसकी हेल्प से हम लोग इनवर्स वगैरह निकाल सकते हैं। जैसे मैंने इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो मेरा ये आ गया, तो ए इनवर्स की कैलकुलेशन आ गई कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/40 ए स्क्वायर माइनस 23i। तो यहां से अपन ए इनवर्स की कैलकुलेशन बच्चे लोग कर सकते हैं इजीली। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई कि ए इनवर्स जो होगा मेरा वो 1/40 ए स्क्वायर माइनस 23i के इक्वल होगा। ये बात चमकी कि नहीं चमकी? ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, इस वाली कैलकुलेशन को ऐसे काम में लेते हैं हम लोग कि हर मैट्रिक्स के लिए अपन क्या कर सकते हैं, या तो ए स्क्वायर ए क्यूब ये सब निकालें। यहाँ पर बोर्ड के लिए तो अपन ऐसे करते थे, ए स्क्वायर निकाला ए क्यूब निकाला और फिर यहाँ पे पुट कर दिया, क्रॉस चेक कर लिया। और हम लोग यहाँ क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई जीरो करते हैं, तो वहां से रिलेशन आया था। अब ए इनवर्स से आपने प्री मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए इनवर्स इंटू ए कितना होता है, आई होता है, तो ये आई बन गया और ये स्क्वायर। तो यहाँ से अपन ए इनवर्स की वैल्यू आ जाती है ए स्क्वायर और आई के टर्म्स में। बेटा ट्रांसपोज क्या होता है, रोज को कॉलम बना दो, कॉलम को रोज बना दो, उनको बोलते हैं हम ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, दो बार ट्रांसपोज करोगे तो ए आएगा, लेमडा टाइम्स ए का डैश होता है लेमडा ए डैश, अलग अलग करोगे तो अपना इस प्रकार की कहानी होगी, a1 प्लस a2 अप टू an का डैश डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, a इंटू बी का डैश जो होता है वो होता है b डैश इंटू ए डैश, a इंटू बी का डैश क्या होता है, b डैश इंटू ए डैश, रिवर्स होता है। ये ध्यान रखना, ये वाली प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोज के केस में ऑर्डर जो होगा ना उल्टा रिवर्स होके चलेगा, चाहे एन प्रोडक्ट हो।
इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं कि अपन ए बी का ट्रांसपोज वेरीफाई करें कि वो बी ट्राइस इंटू ए डैश के इक्वल होता है, इसकी आवश्यकता नहीं है अभी। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज और वो मैट्रिक्स इक्वल होती है, उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बेटा देखो, ट्रांसपोज और वो मैट्रिक्स दोनों इक्वल हो रही है, मतलब मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। यदि जनरल मैट्रिक्स हुई तो ए मैट्रिक्स यदि लेट्स से 3 क्रॉस 4 की लेते हैं तो ए डैश मेरी 4 क्रॉस 3 की हो जाएगी, तो उनको इक्वल नहीं कर पाएंगे। इस कारण क्या होता है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक जो कॉन्सेप्ट है ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होता है। यदि ट्रांसपोज और मैट्रिक्स इटसेल्फ इक्वल होती है तो उनको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और यदि ट्रांसपोज की वैल्यू -a की इक्वल होती है तो उसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बेटा देखो, ये जो मैट्रिक्स होती है ना, देखो ए बी सी एफ जी एच, इस प्रकार की जो मैट्रिक्स होती है ये होती है मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर देखो, ये जो है ना डायगोनल एलिमेंट ये जीरो होते हैं। ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स इन द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में वो जीरो क्यों होते हैं। देखो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए जे आई का वैल्यू माइनस ऑफ ये होता है। अब डायगोनल के लिए i इक्वल टू 0 रखोगे तो ए आई की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 के इक्वल होते हैं। तो पहली पॉइंट जो हमें याद रखना है कि स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर डायगोनल 0 होते हैं। अब कोई भी मैट्रिक्स पकड़ ले हम, ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक ये नहीं पता। a प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक होगी और a माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक होगी। कैसे? अपन ने मान लिया कि a प्लस ए डैश बी है और a माइनस ए डैश सी है, तो उसका डैश निकाल करके देखेंगे तो ये a के इक्वल बी के इक्वल आ गई, ये सी माइनस सी के इक्वल आ गई। तो हर किसी मैट्रिक्स को, ये वाला जो क्वेश्चन है थर्ड वाला पॉइंट, ये बोर्ड में पूछा जाता है, ये जेईई में काम नहीं आता है, कि एवरी मैट्रिक्स can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix। चाहे ये मैट्रिक्स कैसी भी हो, क्योंकि उसको अपन हाफ ऑफ a प्लस ए डैश एंड हाफ ऑफ a माइनस ए डैश के सम के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, जैसे कोई मैट्रिक्स है बी ए इंटू बी डैश इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, अपन कर सकते हैं क्वेश्चन। चलो आप लोग तो ये क्वेश्चन करके बताओ, सभी लोग ये वाला क्वेश्चन सोल्व कीजिए। तो बेटा ए बी सिमेट्रिक, यदि ए बी सिमेट्रिक है इसका मतलब क्या हुआ, ए बी डैश की वैल्यू ए बी की इक्वल है। अब ए बी डैश क्या होता है, बी डैश इंटू ए डैश, इसका वैल्यू ए बी की इक्वल है। और बी डैश इंटू ए डैश क्या होगा, बी इंटू ए, बिकॉज ए और बी कैसी मैट्रिसेस थे, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, यहां से अपन ने ये प्रूव कर दिया, यहां से ये भी कर सकते थे। सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, इसको सी मान ले, ए बी माइनस बी ए को अपन सी मान लेते हैं, तो मेरा सी डैश क्या आएगा, इसका होल डैश हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए का होल डैश, दैट इज इक्वल टू डैश सब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब रिवर्स होगा ये, बी डैश इंटू ए डैश माइनस ए डैश इंटू बी डैश, बी डैश है बेटा बी के इक्वल, ए डैश है ए के इक्वल, ये ए बी के इक्वल। इसमें से एक नेगेटिव कॉमन निकालोगे तो ये ए बी माइनस बी ए के इक्वल बनेगा। ठीक है, एडिशन तो शिफ्ट हो सकता है, तो ये माइनस सी आ गई, तो ये जो भी मैट्रिक्स थी ये माइनस सी के इक्वल आ रही है, मतलब ये कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है बात? तो इस प्रकार के सिंपल सिंपल क्वेश्चंस यहाँ पर फ्रेम किए जा सकते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के ऊपर। ये तो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है,
इसके बाद बेटा एक टर्मिनोलॉजी आती है सब मैट्रिक्स की। तो आप लोग बताइए सब मैट्रिक्स क्या होता है। कुछ रोज और कॉलम्स यदि हम डिलीट कर देते हैं, जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो डिलीट कर दी, तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी क्यू आर एस ये बनेगी, उसको हम बोलते हैं सब मैट्रिक्स। ठीक है। सब मैट्रिक्स के बाद बच्चों बात आती है डिटरमिनेंट की। डिटरमिनेंट क्या होता है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, एक नंबर होता है जो कि हर मैट्रिक्स के साथ स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट होता है। 1x1 की डिटरमिनेंट वैल्यू वही होती है जो उसके अंदर एलिमेंट होता है। दो वर्टिकल बार से हम डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो मॉडुलस है, ठीक है, वो डिटरमिनेंट का रिप्रेजेंटेशन है। 2x2 की यदि मैं बात करूं तो उनका डिटरमिनेंट हो जाता है AD माइनस BC के इक्वल। सभी को नजर आ रहा है 2x2 का डिटरमिनेंट। अब बात आती है नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, बताइए इस क्वेश्चन के अंदर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो मेरे पास यहाँ पे कोई सॉल्यूशन आएगा क्या? बेटा बताइए इसका आंसर नो सॉल्यूशन होगा ना। कंपेयर करने पे पॉसिबल ही नहीं हो रहा बेटा। 3 3 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है, तो एक जगह तो बोल रहा है x 4 के इक्वल होगा, एक जगह बोल रहा है x 2 के इक्वल होगा। ठीक है। ऐसा हुआ क्या? बेटा ये मैट्रिसेस नहीं है, कि मैट्रिसेस होती तो मैं इजीली कंपेयर कर लेता। ये मैट्रिसेस नहीं है, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, ठीक है ना। मैट्रिसेस होती तो अपन ऐसे कंपेयर करते। तो ये क्या है? डिटरमिनेंट है। तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 6 और ये है 8 माइनस 6। तो आपका आंसर आएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 2। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 2। Call our 2303 mobile. Who would you like to call? क्लियर हुआ? तो मतलब डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है दैट कैन बी पॉजिटिव, दैट कैन बी नेगेटिव और दैट कैन बी जीरो। अब बच्चों बात आती है माइनस एंड कोफैक्टर्स की, कि जो भी डिटरमिनेंट होता है उसके हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हम डिफाइन कर सकते हैं माइनर और कोफैक्टर। तो माइनर क्या होता है कि जो भी एलिमेंट का माइनर निकालना चाह रहे हो, उस वाली रो का और उस वाले कॉलम का, वो एलिमेंट किसी न किसी रो या कॉलम में होगा, उस रो और कॉलम को डिलीट कर दो। तो वो जो सब मैट्रिक्स मिलेगी उसको डिलीट करने के बाद उसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू होती है उसको बोलते हैं उस एलिमेंट का माइनर। मतलब क्या है? जैसे देखो, जब मैं M11 निकालूं तो इस एलिमेंट का निकालूं, तो इस रो को और इस कॉलम को मैंने डिलीट कर दिया डिलीट, तो ये एक ही बचा, तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू D होगा। ठीक है, समझ में आया बात? जैसे ये है M11 निकालूं, तो M11 क्या होगा? इसको और इसको मैंने डिलीट कर दिया, तो ये जो बचा ना इसका डिटरमिनेंट वैल्यू दैट इज QZ माइनस YR, दिस इज M11। तो जैसे कोई आपको बोले M23 निकालो, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो, तो जो बच गया उसकी जो वैल्यू होती है दैट इज द माइनर। अब कोफैक्टर निकालने का सिंपल आसान सा फॉर्मूला है, CIJ इक्वल टू -1 की पावर I प्लस जे MIJ। मतलब कोफैक्टर और माइनर में के अंदर केवल प्लस माइनस का डिफरेंस होता है। तो आप क्या करो, यहाँ पर -1 की पावर I प्लस जे आती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या देखना होता है कि वो जो पर्टिकुलर एलिमेंट जिसका आप माइनर या कोफैक्टर निकालना जा रहे हो, वो एलिमेंट में कौन से नंबर का एलिमेंट है। मतलब I और J दो होते हैं ना, तो I प्लस जे का वैल्यू यदि सब इवन है तो क्या आएगा, वो CIJ MIJ के इक्वल आएगा, और I प्लस जे का वैल्यू यदि ऑड है तो CIJ के वैल्यू नेगेटिव ऑफ MIJ के इक्वल। चलो बच्चों, इसके अंदर अपने को बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, केवल मुझे आप इस क्वेश्चन के अंदर M23 और C23 की वैल्यू बता दो। जस्ट M23 और C23 की वैल्यू बता दो। M23 मतलब
सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो देखो -2 माइनस का 24 तो -26। अब इन दोनों का सम ऑड है तो ये हो जाएगा 26, इसका नेगेटिव। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ एनी ऑर्डर, डिटरमिनेंट क्या होता है बेटा, वो जो भी मैट्रिक्स होती है डिटरमिनेंट के केस में, उसके करस्पॉन्डिंग किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट को पकड़ो, उनके कोफैक्टर के साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के मल्टीप्लाई करके ऐड करो। जैसे फर्स्ट रो के एलिमेंट को पकड़ा तो उनके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन का एडिशन, ये डिटरमिनेंट होता है। ठीक है बच्चों, ये बताओ मेरे को, ये क्वेश्चन है, सब लोगों को डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने की शॉर्ट ट्रिक पता है? या तो अपन क्या करें, जैसे फर्स्ट रो के अबाउट ओपन करते हैं, देखो डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना आना चाहिए। फर्स्ट रो के अबाउट ओपन करेंगे तो 1 इंटू इस ये C11, तो C11 हो गया 5 माइनस 14 प्लस 2, लेकिन अब 2 इंटू C12 के अंदर एक नेगेटिव आता है, C12 के अंदर नेगेटिव आता है, इसका यहाँ पे एक नेगेटिव आ जाता है। अब क्या करेंगे बेटा, इस 2 के लिए क्या करें, इसको डिलीट किया तो 4 माइनस 0 कोफैक्टर के लिए, प्लस 3 इस वाले एलिमेंट के लिए। अब इसमें इसको इसका कोफैक्टर चाहिएगा, इसका कोफैक्टर ये, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 0। तो बेटा देखो कितना आंसर आया, -9 माइनस 8 प्लस 24। चेक करो बेटा आंसर 7 आ रहा है क्या, चेक करो आंसर 7 है क्या। अब देखो डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आप फर्स्ट रो और सेकंड रो को रीराइट कर दो। ध्यान से सुनना, यदि कई बार ऐसे में कैलकुलेशन लंबी लग रही हो तो फर्स्ट रो और सेकंड रो को रीराइट कर दो। अब आप इन तीनों का प्रोडक्ट निकालो 5, इन तीनों का प्रोडक्ट निकालो 24, और इन तीनों का प्रोडक्ट निकालो दैट इज 0। ठीक है, अब रिवर्स में यहां से शुरू करो, माइनस में 0, माइनस में 14, ये तीनों नेगेटिव में जाएंगे जो भी इनकी वैल्यू आएगी, और माइनस का 8, इस तरीके से। तो ये 29 माइनस 22, आपका आंसर आ गया 7। चमक गया। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, जो जहां पर भी 3 लिखे हुए हैं उसके नीचे फर्स्ट और सेकंड रो लिखो, ये 3 3 करके पेयर बना करके 3 बार ऐड करना है और 3 बार सब्ट्रैक्ट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये डिटरमिनेंट की शॉर्ट ट्रिक है कि अपन डिटरमिनेंट की वैल्यू जल्दी से कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर है के बाद यहां पर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे। रिवर्स में इन तीनों को करेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनको सब्ट्रैक्शन माइनस साइन के साथ। ठीक है, ये आप किसी भी लेक्चर्स में अपन ने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। डिटेल जाननी हो तो डिटरमिनेंट के लेक्चर देख सकते हैं। ट्रांसपोज ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है, जैसे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, डिटरमिनेंट के अंदर भी सेम कहानी होती है। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए डैश इक्वल होता है, मतलब रोज और कॉलम को इंटरचेंज करने पे डिटरमिनेंट वैल्यू चेंज नहीं होती है। यदि 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उनकी वैल्यू एक नेगेटिव साइन से इफेक्ट होती है। डिटरमिनेंट के अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिटरमिनेंट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवाएगा, ध्यान रखना। मतलब इसकी जो वैल्यू होती है ये k टाइम्स इसकी वैल्यू के इक्वल होगी, ये बात का ध्यान रखिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी का वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी है। अब ये वाली प्रॉपर्टी देखो बेटा, यदि आपने लैम्डा ए का डिटरमिनेंट निकाला तो लैम्डा ए के केस में तो याद करो लैम्डा ए के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ था, और डिटरमिनेंट में स्केलर का मल्टीप्लिकेशन एक रो या कॉलम से ही होता है, तो इसको बाहर निकालेंगे तो एक बार बाहर आ जाएगी। तो इस पूरे का डिटरमिनेंट निकालोगे तो लैम्डा की पावर n बाहर आएगी, क्योंकि हर रो या कॉलम से लैम्डा बाहर आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर हैज ए डिटरमिनेंट वैल्यू 0। जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ऑड ऑर्डर की, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होता है। कैसे बेटा, ये इसका प्रूफ है। मतलब ये आ गया आपके पास क्वेश्चन, तो बताओ ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी या नहीं। कैसे चेक करते हैं पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट 0 है, इसका ये नेगेटिव है,
इसका ये नेगेटिव है, इसका ये नेगेटिव है, तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर की, तो इसका डिटरमिनेंट पूछा गया तो आंसर 0, डायरेक्ट बोल दिया प्रॉपर्टी से। प्रूफ बड़ा सिंपल है, ए डैश का वैल्यू -a के इक्वल होता है, दोनों तरफ आपने डिटरमिनेंट ले लिया, तो -1 की पावर n बार आएगी, यदि n ऑड हुआ तो ये -1 रिटेन रहेगा, तो ये 0 आ गया। बच्चों कोई डाउट है तो बताओ इसके अंदर, यहां तक कोई डाउट? देखो बच्चों, डिटरमिनेंट की बात हो गई, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, यदि किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर किसी भी रो या एलिमेंट के सारे डेटा एंट्रीज यदि 0 होती हैं, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ठीक है, एक रो या एक कॉलम उसके रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे, कहानी 0। यदि दो रो या कॉलम प्रोपोर्शनेट होते हैं या आइडेंटिकल होते हैं तो भी उसकी वैल्यू 0 होती है। If each element of any row or column can be expressed as sum of two terms, then the determinant can be expressed as a sum of the two determinants. इसका मतलब क्या है? देखो, a1 plus b1, a2 plus b2, a3 plus b3। तो यदि ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो डिटरमिनेंट है ना, इसको मैं ब्रेक करके दो डिटरमिनेंट के टर्म में लिख सकता हूं, जैसा कि राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3, d1, d2, d3। इस प्रकार से मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं। मतलब आप लोग इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी की तरह भी ट्रीट कर सकते हो कि दो डिटरमिनेंट का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, उनके अंदर दो रो या कॉलम को एज इट इज सेम होना चाहिए, और थर्ड रो या कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं वो अपने ऐड हो जाएंगे करस्पॉन्डिंगली, मतलब एडिशन भी हो जाएगा और सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? मतलब जैसे आपको ऐड करना है तो आप इनको ऐड करो, या फिर रिजोल्व करना है तो अपन इस तरीके से रिजोल्व कर सकते हैं। बेटा ये बात समझना कि जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है ना, इसको अपन is not altered by adding the elements of any row or column a constant multiple of the corresponding elements of any other row or column। मतलब क्या है, जैसे फर्स्ट रो में अपन ने सेकेंड रो का एक कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन ऐड कर दिया, तो मेरी जो डिटरमिनेंट वैल्यू है ये चेंज नहीं होती है, दिस विल रिमेन अनचेंज। ठीक है, जैसे आप इसको ब्रेक करोगे, माना ये वाला एलिमेंट यहाँ, ये जो है ना कट किया हुआ, ये एंट्री नहीं है, ठीक है, तो इसकी और इसकी वैल्यू सेम रहती है, तो आप जिसको रिजोल्व करोगे तो ऐसा करोगे। अब बताओ, ये प्रोपोर्शनेट आ गया तो ये 0 हो गया, तो ये 81 के इक्वल आ गया। तो किसी भी रो या कॉलम को किसी दूसरे रो या कॉलम का कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन उसके अंदर ऐड किया जा सकता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट है बेटा, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो। जैसे कि डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होती थी कि किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स का खुद की रो या एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट, कोफैक्टर के साथ प्रोडक्ट का सम डिटरमिनेंट वैल्यू होता था। लेकिन यही काम यदि अपन किसी दूसरी रो के कोफैक्टर के साथ करते हैं, फर्स्ट रो के एलिमेंट का दूसरी रो के कोफैक्टर के साथ करेंगे, तो उनके प्रोडक्ट का एडिशन जो होता है वो 0 होता है। बच्चों कुछ बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। जिनको अपन करेक्ट कर सकते हैं यदि आपको प्रैक्टिस की जरूरत है तो, अदरवाइज यू कैन सी ऑन द यूट्यूब प्लेलिस्ट और ऑन आवर ऐप एज वेल कि ये जो क्वेश्चन है इनको कैसे सोल्व करते हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के। ये यहाँ पर ये याद करने वाली बातें हैं बच्चों कि ये जो डिटरमिनेंट मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं इनको सबको याद होनी चाहिए। 111 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू होता है a माइनस बी माइनस सी माइनस सी। सेकेंड वाले का होता है, इसमें a प्लस बी प्लस सी एक्स्ट्रा जाता है। थर्ड वाले के अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस सी एक्स्ट्रा जाता है। और चौथा वाला जो है ना सिमेट्रिक टाइप का है, तो उसकी वैल्यू होती है 3abc माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब।
क्लियर? अब बच्चों देखो यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक क्या काम करती है, कई बार एग्जाम के अंदर हमें ये फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, और इनका फॉर्मूलों का याद रखना क्यों जरूरी है कि ये जो चीजें होती हैं ये जल्दी से यूज ले लेते हैं, याद रहती हैं, तो कई क्वेश्चन में अपन इजीली क्वेश्चन को कर पाते हैं। ठीक, यहाँ पर देखो बेटा, डिग्री देखो, इनको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिग्री आएगी, और फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, यदि मैंने ए का वैल्यू यदि बी के इक्वल रख दिया, ए का वैल्यू यदि मैंने बी के इक्वल रख दिया तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी और राइट हैंड साइड भी मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहानी यही है कि यदि मैंने ए इक्वल टू बी रख दिया तो ए माइनस बी फैक्टर होगा, तो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए फैक्टर हो गई, और बाहर एक लैम्डा आ जाएगा। डिग्री तो बैलेंसिंग कर दी भाई, कोई बोलेगा कि सर किसी ने ए माइनस बी नहीं बी माइनस ए फैक्टर लिख दिया तो नेगेटिव आएगा बाहर लैम्डा, तो लैम्डा को कैलकुलेट करने के लिए एबीसी की कोई वैल्यू रख देंगे, जैसे 1 2 3 रख दी, और न्यूमेरिकली अपन लैम्डा निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से अपन इनको चेक कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन के अंदर डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल के अंदर, कोलिनियरिटी के अंदर, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर, लाइंस की कॉन्करेंसी के अंदर, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होती है, जो 2 डिग्री की जनरल इक्वेशन होती है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो उसकी तीनों चारों कंडीशंस हैं, ये हमें अच्छे से देख लो, ये अच्छे से समझ लो, ये मतलब स्ट्रेट लाइन के अंदर हम लोग बात करते हैं। इसके बाद बच्चों बात आती है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर बड़ी आसान सी बात है। सिंगुलर नॉन सिंगुलर क्या कहता है, यदि डिटरमिनेंट 0 है तो सिंगुलर बोलते हैं, डिटरमिनेंट नॉन 0 है तो नॉन सिंगुलर बोलते हैं। अब आती है कोफैक्टर और एडजॉइंट। हर मैट्रिक्स के अंदर जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट को यदि मैं कोफैक्टर के एलिमेंट कोफैक्टर से रिप्लेस कर दूं तो वो जो मैट्रिक्स बनती है उसको कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलते हैं, और कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होता है उसको हम एडजॉइंट ए बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बोलते हैं, और एडजॉइंट ऑफ ए को एडीजे ए से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बेटा मुझे बताओ कि आपके सामने ये एक मैट्रिक्स दिख रही है, ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए की कैलकुलेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके बेसिस पे हम इनवर्स की कैलकुलेशन करते हैं बच्चों। किसकी कैलकुलेशन करते हैं, इनवर्स की। ठीक है, तो एडजॉइंट का शॉर्टकट भी हम लोग देखेंगे, एडजॉइंट कैलकुलेट करना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम क्या किया जाए, देखो ये मैट्रिक्स है तो इसका कोफैक्टर निकाला तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ये आई, इसका ट्रांसपोज निकाला तो ये आ गया, तो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ इट। तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का शॉर्टकट क्या है कि आप डायगोनल एलिमेंट जो है ना, डायगोनल एलिमेंट उनको तो कर दो इंटरचेंज, डायगोनल एलिमेंट को तो कर दो इंटरचेंज, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको कर दो आप एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई। ये आपका बन गया 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन करो। सेकंड क्वेश्चन का एडजॉइंट निकाल करके बताओ यही आ रहा है क्या, और अपना अपना टाइम भी बताओ कि कितना टाइम आपको सोल्व करने में लगा, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, जल्दी से कीजिए। तो बेटा देखो, सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालते हैं, फिर उसका डैश कर देते हैं तो एडजॉइंट आ जाता है। अब क्या होता है, इस प्रोसेस के अंदर जनरली बच्चों को 40 से 50 सेकंड तो मिनिमम लगते ही लगते हैं। ठीक है, अब वो कई बार गलती भी करने के चांसेस होते हैं, तो इसके लिए बेटा एक शॉर्टकट हमने बनाया है, दैट इज द गोयल शॉर्टकट फॉर द एडजॉइंट। क्या कहते हैं इसके अंदर हम लोग कि 1 2 3 0 5 0 1 2 3 0 5 0 2 4 3, ये जो थे ये तो थे ही थे। राइट डाउन द 3 rows ऑफ ए एंड रीराइट द फर्स्ट 2 rows। अब जैसे डिटरमिनेंट के लिए बताया था आपको, 2 रो को फिर से लिख दो, 1 2 3 0 5 0 लिख दिया। अब फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को रीराइट कर दो आगे, 5 एलिमेंट हो गए, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम लिख दिए। अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, कर दिया डिलीट। अब क्या करना है आपको, यहां से देखो 5 इंटू 3 15, 4 माइनस 4 इंटू 0 0, 15 माइनस 0 15, फिर क्या करेंगे 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 10 माइनस 10, साइन का कोई चक्कर नहीं है,
प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं, जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू रो वाइज जो वैल्यू आई, ऐसा करने पे जो वैल्यू आई उसको फर्स्ट कॉलम में डाल दो। फिर देखो 12 माइनस 6 करके 6 आया वो यहाँ गई, 3 माइनस 6 करके आया वो यहाँ गई, और 4 माइनस 4 करके आया वो यहाँ गई, 0 माइनस 15 यहाँ गई, 0 माइनस 0 यहाँ गई, और 5 माइनस 0 यहाँ गई। मतलब इस प्रकार से अपन डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द शॉर्टकट। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि हम शॉर्टकट की हेल्प से किस प्रकार से क्वेश्चन को जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, चलो। तो बेटा जैसे कि सभी बच्चे इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करें इसी मेथड से, दैट इज 256 131 223। इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करें। इसके एडजॉइंट में आई थिंक जो मैंने आंसर लिखा है इसमें कुछ एरर है, आप लोग जल्दी कैलकुलेट करके बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। शॉर्टकट वाले तरीके से, शॉर्टकट वाले तरीके से एडजॉइंट कैलकुलेट करके बताओ। तो हम क्या करेंगे बेटा, आ गया 251322 2513, शॉर्टकट लगाओ, आंसर ही आ गया। आ गया आंसर, वेरी गुड, काफी बच्चों का आ गया। ठीक है, चलो बेटा एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें। पहली प्रॉपर्टी क्या है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये लिखी हुई बॉक्स के अंदर कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू होती है ये होती है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई के इक्वल, या फिर एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए भी यही होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ a का जो डिटर्मिनेंट होता है इसकी वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1। एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के इक्वल। ठीक है, ये ऑलरेडी इनके प्रूफ्स हैं। तो अब यहाँ पर बच्चों एक देखो जो जनरल आ जाता है, यदि m टाइम्स अपन ने एडजॉइंट कर दिया, कितने टाइम्स कर दिया, m टाइम्स, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ, इसका m टाइम्स कर दिया, तो उसका फॉर्मूला ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1 जो आया था वो तो है ही है, उसकी पावर m, ये हो जाएगा। जैसे अपन एक प्रोसेस देखते हैं, जैसे 2 बार कर दिया अपन ने डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, तो जैसे मैंने अंदर वाले को b बोल दिया तो ये क्या लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ b, एडजॉइंट ऑफ b की वैल्यू क्या होती है डिटरमिनेंट ऑफ b की पावर n-1। अब b की जगह वापस डाल दिया तो इसकी वैल्यू, तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। समझ में आया प्रोसेस। तो जितनी बार एडजॉइंट होता है उतना उसकी वजह से ये m पावर में आ जाएगा। क्लियर हुआ, ये हमें याद रखना है। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इज डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1, लेकिन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a m टाइम्स है यदि, तो वो होगा डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1 की पावर m। बेटा a यदि सिंगुलर मैट्रिक्स होती है तो एडजॉइंट ऑफ a भी सिंगुलर होती है। थर्ड पॉइंट, a यदि सिमेट्रिक होता है तो एडजॉइंट ऑफ a भी सिमेट्रिक होता है, मतलब एडजॉइंट ऑफ a का जो डैश होता है वो भी एडजॉइंट ऑफ a के ही इक्वल होता है यदि a मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है। ये अपन प्रूव कर सकते हैं, कैलकुलेशंस गिवन है। अब इसके बाद बच्चों बात आती है इनवर्स के बारे में। इनवर्स क्या होता है बेटा, अभी हमने देखो पहले पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, a इंटू बी इक्वल टू आई, तो b मैट्रिक्स को इनवर्स बोलते थे। तो यहाँ पर बेटा देखो हमने एडजॉइंट की हेल्प से कैलकुलेशन पढ़ी कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई एन होता है। अब मैं इस डिटरमिनेंट ऑफ a क्या है, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसको मैं लेफ्ट में ले गया तो यहाँ पे ले गया, तो ये a मैट्रिक्स और ये बन गई मेरी b मैट्रिक्स।
या फिर बी इंटू ए, एक ही बात है। तो ये जो बी मैट्रिक्स आई इसको बोलते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का यदि आपसे इनवर्स पूछा जाए तो उसके लिए सबसे पहली कंडीशन तो क्या हो गई कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो गया तो रायता फैल जाएगा नीचे, ठीक है। अब ए इनवर्स की कैलकुलेशन करने के लिए सिंपल सी बात है, यू हैव टू कैलकुलेट द डिटरमिनेंट वैल्यू और उसको अपन 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिख देंगे, तो दैट इज द ए इनवर्स। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जा सकता है। चलो एक क्वेश्चन कर लो फटाफट से। आपके सामने यहाँ पर ए मैट्रिक्स दी हुई है, देखो ये, इसका इनवर्स निकाल के बताओ जल्दी से। डन। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला, इसी तरीके से निकालेंगे, वो 1 आया, समझिए, वो 1 आ गया। तो 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का आपको ब्रह्मास्त्र बता ही चुके हैं हम, निकाल दो, ए इनवर्स आ गया। ए इनवर्स इज 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। सभी लोग बताइए आ रहा है कि नहीं आ रहा, डन और नॉट। बेटा अब कुछ प्रॉपर्टीज और है, इनके बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है। पहली प्रॉपर्टी देखो, बहुत सिंपल सी बात है, यदि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो उसकी सिंपल सी कंडीशन है मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर होना होगा। तो ए इनवर्स जो होगा वो हमेशा नॉन सिंगुलर होगा। क्यों? ए इनवर्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है। यदि ए मैट्रिक्स यदि हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होती है तो ए इनवर्स जो हो जाएगा उसके एलिमेंट 1 अपॉन करके बन जाते हैं, मतलब 1 अपॉन A11, 1 अपॉन A22, 1 अपॉन A33, इस प्रकार से। चौथी प्रॉपर्टी होती है कि ए इनवर्स का जो डैश होता है वो ए डैश के इनवर्स के इक्वल होता है। फिर प्रॉपर्टी ये होती है कि ए इनवर्स का इनवर्स निकालेंगे तो वो ए के इक्वल होती है। सिक्स प्रॉपर्टी ये होती है कि यदि के टाइम्स ए कोई मैट्रिक्स है, के ए मतलब मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो के का जो होल इनवर्स आता है उसकी वैल्यू आती है 1 बाई के टाइम्स ए इनवर्स। सेवन प्रॉपर्टी होती है बेटा एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए। एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू होती है ये क्या होती है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए। यहां पर मैंने डिटरमिनेंट नहीं लगाया, होल डिटरमिनेंट की बात नहीं कर रहा मैं। और एडजॉइंट ऑफ के, यदि कहीं पर के आ जाए तो उसकी वैल्यू होती है के की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये जो 7th और 8th पॉइंट है इनको याद रखने से जेईई मेन में कई बार क्वेश्चन को अपन जल्दी से आंसर दे देते हैं, मतलब चुटकी बजाते ही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 7th और 8th प्रॉपर्टी को याद कर लेना, इनके प्रूफ आप सामने देख सकते हैं, इजीली हम क्रैक किया जा सकता है प्रूफ। 9th होता है बेटा, ए बी यदि ए सी के इक्वल है तो बी बराबर सी हम बोल पाएंगे, लेकिन तभी बोल पाएंगे यदि मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर है, क्योंकि तभी तो अपन ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ए यदि नॉन सिंगुलर और सिमेट्रिक है तो ए इनवर्स भी सिमेट्रिक होती है। 11th प्रॉपर्टी देखिए आप, ए बी का जो इनवर्स होता है उसको हम लिखते हैं बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, मतलब यहाँ पर भी रिवर्स ऑर्डर हो जाता है। उसके नीचे जो दो लाइनें लिखी हुई हैं वो पढ़ने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, a इंटू बी इक्वल टू 0 वाला केस। ए बी का जो इनवर्स होता है बेटा वो होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये देखिए
और एडजॉइंट ऑफ ए बी होता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसको भी याद रखना है। ठीक, चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन सोल्व करके बताओ मेरे। डिटरमिनेंट ऑफ ए 3 क्रॉस 3 है 2, डिटरमिनेंट ऑफ बी 3 क्रॉस 3 है 3, तो इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। ए स्क्वायर का इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ बी का इनवर्स और एडजॉइंट ऑफ ए बी, इनका मल्टीप्लीकेशन का होल डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा। बताइए क्या आंसर आ रहा है बच्चों। 1 आ रहा है, 8 आ रहा है, 24 आ रहा है, 48 आ रहा है, क्या आ रहा है। तो देखो अपन डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, इसको अलग कर देंगे, इसका डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट और इसका डिटरमिनेंट। इसका डिटरमिनेंट होगा 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ दिस, इसका होगा 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी, इसका होगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का अलग अलग डिटरमिनेंट, इससे कैंसिल हो गया। एडजॉइंट ऑफ ए होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, ए का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3, तो ये हो गया। तो बताओ यहाँ पर क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू की जरूरत पड़ी, नहीं, अपन ने क्वेश्चन को डायरेक्टली ही सोल्व कर दिया है। बेटा एक कहानी आती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट के केस में बहुत ही फेमस एग्जांपल है ये वाला, 1 अल्फा बीटा, चलो एक काम करते हैं अपन, 1 1 1 अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, एक ये डिटरमिनेंट है बेटा और एक ये डिटरमिनेंट है। 1 1 1 अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। बच्चों मुझे बताओ इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है। इसकी मैंने आपको वैल्यू याद करवाई थी, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा इंटू गामा माइनस अल्फा, ये होती है नहीं होती है। 1 1 1 ABC ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर टाइप का जो डिटरमिनेंट होता है उसकी वैल्यू यही होती है या नहीं होती, होती है। अब ये एक दूसरे के ट्रांसपोज है, ये एक दूसरे के ट्रांसपोज है, तो इनके डिटरमिनेंट वैल्यू जो है वो भी सेम होंगे, इनके जो डिटरमिनेंट वैल्यू हैं वो भी मेरे सेम होंगे या नहीं होंगे, होंगे दोनों। ठीक है, तो स्क्वायर हो गया। अब इनको देखो, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो सेम टू मैट्रिक्स होता है और उसके अंदर अपने को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे तो 3 आएगा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करोगे तो वो आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। सेकंड रो को करोगे फर्स्ट कॉलम के साथ तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। फिर थर्ड रो को करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस गामा की पावर 4, ये अपने आ गए थे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन सेम है लेकिन क्वेश्चन बेटा यहाँ पे रिवर्स बनता है। क्वेश्चन में क्या होता है, आपको ये दिया हुआ रहता है और इसकी वैल्यू पूछी जाती है, तो राइट हैंड साइड में ये जो जम्बल्ड एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू निकालना अपने आप में थोड़ा सा एक डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करूं इसके बारे में मेरे को देखना है। देखो अब देखो बेटा, इसकी जो वैल्यू है ना, ये जो राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू के लिए अपन ने क्या किया, इसको मैंने 2 डिटरमिनेंट के अंदर रिजोल्व कर दिया रिजोल्व 2 डिटरमिनेंट के अंदर। ठीक, अब 2 डिटरमिनेंट के अंदर रिजोल्व कैसे करेंगे, तो वो कैसे क्लिक होगा, तो बेटा जनरली यदि डिटरमिनेंट के अंदर इंडिविजुअल टर्म के अंदर 2 या 3 टर्म हो तो अपने को एक बार ऐसे प्रोडक्ट के टर्म में लिखने की प्रैक्टिस करके देखनी चाहिए। ठीक है, और ताकि अपन इसकी इंडिविजुअल वैल्यू निकाल लेंगे और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, मुझे इस बात को प्रूव करना है कि इसके इक्वल होगा। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड का डिटरमिनेंट यदि मैं डायरेक्ट सोल्व करना चाहूं तो आप लोग बताओ कि क्या ये फिजिबल है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड के डिटरमिनेंट को डायरेक्टली सोल्व कर दूं ओपन करके या कोई प्रॉपर्टी लगा करके, नहीं कर पाऊंगा ना मैं। तो यहां पर देखो मैंने क्या किया कि 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, इस प्रकार की मतलब लेंथी एक्सप्रेशन बनेगा।
तो उसको अपन ऐसा लिख पाएंगे 111 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू 111 2a 2b 2c एंड a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। आप देखो 111 111 के साथ देखो 1, फिर आएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे आएगा 2a। जो मैंने लिखा है सही लिखा है क्या? ट्रांसपोज ले लो उसका 111 2a 2b 2c और a स्क्वायर यहां पर भी ट्रांसपोज आएगा बेटा 1 एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है 1 वाई वाई स्क्वायर, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, ठीक है। आप देखो मल्टीप्लाई करके देखो सब आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू अपने को पता है, इसकी वैल्यू अपने को पता है भाई, एक इसकी वैल्यू ये होती है, इसकी वैल्यू ये होती है। इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़े से टफ साइड कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, इसके लिए आई विल रिकमेंड कि आप ये पूरा वाला लेक्चर देख लें यदि आपको नहीं आता है तो। फिर बेटा समेशन की बात आती है। समेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, जैसे डी आर है और समेशन डी आर पूछा गया है, तो यहाँ पर देखो एक कॉलम साइड कॉलम पे आर के ऊपर वेरी नहीं कर रही, तो ये जो कॉलम वेरी कर रहा है, तो समेशन डी आर का मतलब ये होता है कि उस डी समेशन को आप अंदर ले जाओ। तो अंदर जहां ले जाओगे ना, तो एक रो या कॉलम पर ही ले जाना है, सारे एलिमेंट पे नहीं ले जाना है। दैट्स इट, ये क्वेश्चन खत्म, बाकी को एज इट इज रखना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, ये डिफरेंशिएशन के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जेईई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जल्दी से इनको सोल्व करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। हो गया? कैसे सोल्व करेंगे बेटा, क्या आंसर होगा? यहाँ पर बेटा देखो ए निकालने का सबसे सिंपल सा तरीका है कि आप x की वैल्यू 0 पुट कर दो, 1 0 1 0 इक्वल टू ए, राइट हैंड साइड सब खत्म हो गया, तो a का वैल्यू भी 0 आ गया। समझ में आया? अब x निकालने का तरीका आपको बताऊं, तो यदि आप क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है कि आप रो वाइज डिफरेंशिएट करो। जैसे फर्स्ट रो को कर दिया और सेकंड रो को एज इट इज रखा, फर्स्ट रो को कर दिया और सेकंड रो को एज इट इज रखा, प्लस फर्स्ट रो को एज इट इज रखा और सेकंड रो को कर दिया। यदि 3 रो होते तो 3 बार आते डिटरमिनेंट, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 0 प्लस बी प्लस 2cx और आगे x की पावर आती रहेंगी। अब आप x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो ये बन जाएगा 1 1 1 0, ये बन जाएगा 1 0 0 0 इक्वल टू बी। तो अब सोल्व करोगे तो यहां से b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1। ठीक है, चमक गया। ये क्वेश्चन है, इसमें जैसे अपने को f'0 निकालना है तो f'0 क्या कहेगा कि f' जो होता है उसको 3 बार डिफरेंशिएट करना होता है। तो पहले मैंने पहली रो को यदि डिफरेंशिएट किया और फिर 0 पुट किया तो बनेगा -2 sin 0 0 0। पहली रो को डिफरेंशिएट किया तो ये आएगा 0 डालने पर। फिर फर्स्ट रो मैंने एज इट इज रखी, सेकंड रो को डिफरेंशिएट किया और उसमें 0 डाल दिया तो ये आ गया, तो ये भी हो गया, 0 हो गया। फिर मैंने क्या किया, फर्स्ट रो में एज इट इज रखा, सेकंड रो एज इट इज रखी, थर्ड रो को डिफरेंशिएट किया और उसमें 0 डाला तो ये आ गया। तो बेटा तीनों डिटरमिनेंट 0 आए कि नहीं आए? तो मेरा आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 4 का वो 0 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? जल्दी से आंसर दें। क्लियर? चलो बेटा इसके बाद इसका लास्ट पार्ट आता है, दैट इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन में बेटा देखो कि हमें प्लेन की इक्वेशन नजर आती है। कैसी इक्वेशन नजर आती है? ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू डी, ये बेसिकली प्लेन होते हैं। तो हमें तीन प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो तीन प्लेन कहाँ पर कट करते हैं? एक जगह कट करेंगे, इनफाइनाइट जगह कट करेंगे, कहीं पे भी कट नहीं करेंगे, उनके सॉल्यूशन के बारे में हमें बात करनी होती है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है क्रैमर्स रूल और एक होता है मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। तो क्रैमर्स रूल तो क्या कहता है कि जो कोफिशिएंट है ना a1 b1 c1 उनका d निकाल लो, डिस्क्रिमिनेंट। अब जो d निकाल रहे हो आप, d डिस्क्रिमिनेंट, उसके अंदर यदि मैं राइट हैंड साइड के जो कांस्टेंट टर्म है उनको रिप्लेस कर दूं फर्स्ट कॉलम में तो उसको बोलते हैं d1, सेकंड कॉलम में रिप्लेस कर दूं तो उसको बोलते हैं d2 और थर्ड कॉलम में रिप्लेस कर दूं तो d3। क्रैमर्स रूल को अप्लाई करने के लिए आपको d d1 d2 d3 की वैल्यू चाहिए होती है। तो क्रैमर्स रूल क्या कहता है कि x की जो वैल्यू होती है वो होती है d1 बाई डी, y की जो वैल्यू होती है वो होती है d2 बाई डी और z की जो वैल्यू होती है वो d3 बाई डी होती है। अब बात ही आएगी, ठीक है, d1 बाई डी, d2 बाई डी, d3 बाई डी, ये तो याद कर लिया कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो हुआ उसके सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे। तो सॉल्यूशन होंगे उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब हुआ कि उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। एक टर्म आता है इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो बेटा देखो यदि d का वैल्यू 0 हो गया, यदि डिनोमिनेटर 0 हो गया तो उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो d यदि नॉन जीरो हो गया तो ऊपर कुछ भी हो, d1 बाई डी, d2 बाई डी, d3 बाई डी, तो उनकी वैल्यू आएंगी। तो यदि d नॉट इक्वल टू 0 होता है तो केस होता है यूनिक सॉल्यूशन का, और d यदि 0 होता है तो या तो नो सॉल्यूशन होते हैं या फिर इनफाइनाइट। अब बात आती है न्यूमरेटर की। न्यूमरेटर भी यदि 0 हो जाए, d1 d2 d3 तीनों 0 हो जाए और नीचे वाला भी 0 हो जाए तो 0 बाई 0 की लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है, हमें पता है, तो वहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। लेकिन यदि न्यूमरेटर कोई भी नॉन जीरो हो गया, एटलीस्ट वन ऑफ di इज नॉन जीरो, और नीचे 0 हो गया, लेट्स से d2 नॉन जीरो हो गया, 2 हो गया d2, तो 2/0 कैसा हो गया? डज नॉट एग्जिस्ट। तो एटलीस्ट यदि d 0 है और d1 d2 d3 में से कोई भी यदि एक कम से कम नॉन जीरो है तो हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन। d 0 एंड एटलीस्ट वन ऑफ di इज नॉन जीरो, देन नो सॉल्यूशन, ठीक है। और d 0 और सारे के सारे di 0 तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इनमें भी बेटा आगे कहानी चेक करनी होती है, ज्यादातर क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि एटलीस्ट वन ऑफ द कोफैक्टर ऑफ डी इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब यदि एक ना एक कोफैक्टर यदि डी का नॉट इक्वल टू 0 हो तो अपन ये कंडीशन चेक करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यदि डी भी 0 है, डी आई भी 0 है और कोफैक्टर ऑफ डी है ना वो सभी भी 0 है, तो अपने को क्या चेक करना है कि एटलीस्ट वन कोफैक्टर ऑफ डी आई इज नॉट इक्वल टू 0। एटलीस्ट वन कोफैक्टर ऑफ डी आई इज नॉट इक्वल टू 0, ये सारी कहानी हमें चेक करनी होती है, ठीक है। तो इन रिजल्ट्स को हमें याद रखना है। जैसे बेटा ये क्वेश्चन है तो यहाँ पर तो बहुत सिंपल सी बात है, d1 d2 d3 निकाल लेंगे, यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। चलो बेटा यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताओ मुझे।
यहाँ पर जो जेई के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि ये पैरामीटर डाल दिया गया और इन पैरामीटर्स की वैल्यू बताइए जिसके लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन के नो सॉल्यूशन हो, यूनिक सॉल्यूशन हो और इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। इस प्रकार के क्वेश्चन जेई मेन के अंदर पूछे जाते हैं बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं डी की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। तो डी की वैल्यू बेटा सोल्व करने पे क्या p माइनस टू इंटू थ्री माइनस क्यू यही आ रही है क्या? चेक करके बताओ मुझे कि d की वैल्यू क्या आ रही है। चेक करके बताओ यही आई क्या? d1 की वैल्यू बताओ, d2 की वैल्यू बताओ और d3 की वैल्यू बताओ। जब तक आप इनकी वैल्यू नहीं बताओगे आपको जो क्वेश्चन है वो अच्छे से क्लियर बच्चों नहीं होगा। तो बच्चों कैलकुलेशन के बाद देखो d की वैल्यू ये आ रही होगी, d1 की वैल्यू ये आ रही है, d2 की वैल्यू ये आ रही है, d3 की वैल्यू ये आ रही है। चेक करके बताओ d1 d2 d3 की वैल्यूज आपकी ये आई कि नहीं आई? आ गई। अब बच्चों क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन के लिए d का वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए। तो d का वैल्यू नॉन जीरो मतलब p 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए और q 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब तो मेरा हो गया यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, आ गया यूनिक सॉल्यूशन। अब बेटा इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए ये तीनों के तीनों जीरो होने चाहिए। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या हो गया मेरा p इक्वल टू 2 हो गया और q चाहे कुछ भी हो, p 2 हो गया और q चाहे कुछ भी हो, तो ये मेरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। और नो सॉल्यूशन के लिए क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ द डी नॉन जीरो होना चाहिए और d की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो q का वैल्यू 3 कर दें, यदि p भी 2 कर दिए तो सारे के सारे d भी जीरो हो जाएंगे। तो q 3 कर दें तो d जीरो हो गया और p को 2 नहीं करने से कोई ना कोई di जो है d1 d3 नॉन जीरो हो गए। तो यहां से आपके पास नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि d d1 d2 d3 की हेल्प से हम क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। ठीक, कई बार क्या होता है बेटा जैसे यहाँ पर नो सॉल्यूशन वगैरह क्वेश्चन आता है और डी को जीरो करना होता है, तो जो पैरामीटर की जो वैल्यू आती है उनको एक बार क्रॉस चेक जरूर से कर लेना। ये एक थंब रूल है। थंब रूल क्या है कि जो भी पैरामीटर की वैल्यू हम ऑब्टेन करें उनको ओरिजिनल क्वेश्चन में डाल करके एक बार चेक कर लेना कि वो किस टाइप के प्लेन की इक्वेशन बन रही है। ठीक, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में क्या होता है कि राइट हैंड साइड जीरो बन जाता है। अब राइट हैंड साइड जीरो बन गया तो यहाँ पर जीरो 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 तो हमेशा ही सॉल्यूशन है, उसको बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है ये हमेशा कंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी बनी, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस हो या फिर यूनिक सॉल्यूशन का केस हो। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो कंडीशन होगी कि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो और इनफाइनाइट के लिए कंडीशन होगी कि डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो। तो होमोजेनियस के केस में ऐसा क्वेश्चन बच्चों बन सकता है। जैसे कि आपको ये बोल दिया जाए कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, सभी लोग बच्चों आंसर दो कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा होगा। ऑलवेज कंसिस्टेंट, बिकॉज ये मेरा ऑलवेज कंसिस्टेंट, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारा ऑलवेज कंसिस्टेंट है। ऑलवेज कंसिस्टेंट क्यों है? क्योंकि ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। ठीक है, अब बोला जाए कि इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी हो,
नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के हमेशा ट्रिवियल सॉल्यूशन तो होते ही होते हैं। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि इसके अदर देन ओरिजिन भी सॉल्यूशन होने चाहिए, मतलब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आपको डिटरमिनेंट 0 करना होता है, तो वो मैंने चेक करके अपन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सभी बच्चे आंसर दें, व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा हियर। इसको सोल्व करते हैं तो बेटा ये ऑलवेज 0 आ रही है, मतलब थीटा बिलोंग्स टू आर। थीटा की हर रियल वैल्यू के लिए ऐसा हो रहा है। चेक करके बताओ कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। आया कि नहीं आया बच्चों, सभी लोग आंसर दो कि थीटा आर आ रहा है, कुछ और आ रहा है, समथिंग एल्स। आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन होमोजेनियस सिस्टम पे बन सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारा रह गया है, दैट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट इज ax इक्वल टू बी। ये जो सिस्टम था इसको अपन ax इक्वल टू बी से ले सकते थे। यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू नॉन जीरो होता है तो हम बोलते हैं यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन। और उस यूनिक सॉल्यूशन को कैसे निकालते हैं बच्चों, x इक्वल टू ए इनवर्स बी की हेल्प से हम लोग निकालते हैं। अब बात आती है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए यदि जीरो हो जाता है तो दो चीजें होती है, या तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन होगी या फिर मेरी इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन होगी। तो नो सॉल्यूशन कौन से केस में आता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कौन से केस में आता है। तो बेटा देखो, ए इनवर्स जो होता था वो बेसिकली 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी होता था, ठीक है। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी, हम यहाँ पर चेक करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। बच्चों बताइए, नो सॉल्यूशन के लिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए या नॉन जीरो होना चाहिए। पहले केस में नॉन जीरो होगा या जीरो होगा नो सॉल्यूशन के लिए। मतलब कुल मिला करके आपको जैसे यूनिक सॉल्यूशन में भी ए इनवर्स तो निकालना ही है, ए इनवर्स का मतलब एडजॉइंट ऑफ ए तो निकालना ही है। बताइए इस केस में नॉट इक्वल टू जीरो और इसमें जीरो, ये मैंने सही लिखे हैं गलत लिखे, कंडीशन सही है क्या, जल्दी चेक कीजिए कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का वैल्यू सही है क्या, कंडीशन सही है ना। तो यहां पर मेरे पास की कंडीशन चेक करके बताओ जल्दी से आर्यन, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू पी इक्वल टू जी। ठीक है, तो यहां पर अपन इन कंडीशन की हेल्प से अपन मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप क्रैमर्स रूल को प्रेफर कीजिए, ज्यादातर क्वेश्चन यहां पर यही बनेंगे। इसी क्वेश्चन आ गया कि इसके लिए आपको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए होमोजेनियस के लिए, तो अपने को नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो, खत्म कर ऐसे करने होते हैं। ठीक है बच्चों, तो दिस वाज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ द मैट्रिसेस इन डिटरमिनेंट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब मैट्रिसेस इन डिटरमिनेंट का जो ये थ्योरी रिवीजन सेशन है इसके अंदर हमने पीवाईक्यूज नहीं ले पाए थे बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है बच्चों। तो इसके लिए पीवाईक्यूज के लिए एक अलग से सेशन होगा, TRS3 सेकंड पार्ट, थ्योरी रिवीजन सेशन का सेकंड पार्ट होगा, मतलब वो आप लोग देख सकते हैं जल्दी।